हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं उसके लिए हम आपके लिए सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसके जो मैथ के क्वेश्चन हैं, अभी तो हम मैथ के क्वेश्चन ला रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग और पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी हम मैथ के ला रहे हैं, तो मैथ के आज भी हम मैथ के पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं जो 2 अप्रैल 2016 में हुआ था, और आज उसका शिफ्ट 1 का पेपर है, सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो आपके लिए हम जो पेपर है उसको सॉल्व कराते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कैसे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें शॉर्ट तरीका क्या है, उसको जो है सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो है हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे चैनल पर आपको किसी भी वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आपका जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन जो है हम अपलोड करेंगे। तो आपको बस इतना करना है, हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और किस तरीके से आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं और किस मेथड का यूज़ करें, और किस तरीके से हम आपको जो है बताएं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम समय में हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें, और हर एक जो लर्न करने वाले टॉपिक हो उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कैसे बताएं आपको, हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। बस आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के हम सारे पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उसमें से आज जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वो 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कराने के लिए जो है हमारे सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो उसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है, और धारा की दिशा में शहर Y से शहर X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। तो औसत गति निकालनी है, तो वही है औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का जो फार्मूला होगा, ठीक है, औसत चाल कैसे निकालेंगे। पहले तो इसमें निकालना है कि धारा की, पहले समझते हैं कि एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जा रही है। मान लीजिए शहर X से शहर Y की ओर जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में। अगर मान लीजिए नाव की चाल क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में मतलब जिस दिशा में पानी की धारा है उस दिशा में अगर नाव जा रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल, जिस दिशा में धारा है उसकी भी चाल हो गई, और जिस दिशा में नाव चल रही है उस नाव की चाल तो वही है। तो नाव की चाल अगर 40 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 10 किलोमीटर घंटा है, दोनों मिल करके कितना हो गया 50 किलोमीटर पर घंटा हो गया। और अगर धारा की दिशा के विपरीत आ रही है नाव से, धारा की दिशा जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव आ रही है, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो होती है जितनी धारा की स्पीड जो होगी, धारा की चाल जो होगी उतनी उसके अपोजिट हो जाएगी, मतलब उतना उससे कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल जो हो जाएगी, नाव की चाल क्या बन जाएगी 40 - 10 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ओके, तो जब धारा की दिशा में हो तो हम क्या करते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड कर लेते हैं, तो नाव की चाल बनती है, और धारा की विपरीत दिशा में आती है तो हम माइनस कर लेते हैं। अब निकालना है कि तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। तो पूरी यात्रा में तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत चाल, जैसे कि चाल जो स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो
मान लीजिए हमने 1 यूनिट ले लिया, 1 किलोमीटर ले लिया, डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट कोई ले लिया, 1 यूनिट मतलब जाने में और 1 यूनिट आने में, कितना यूनिट हो गया, जाने में और वापस आने में 2 यूनिट हो गया। तो डिस्टेंस 2 इंटू 50 इंटू 30 ये हो जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 50 और सचाने का 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 3000। इसको कैंसिल कर देंगे, 300 अपॉन 8, 8 3 24, 24 और 6 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40 कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औसत चाल 2 इंटू 50 अपॉन 30 अपॉन 50 प्लस 30 33,000 अपॉन 80 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, इसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व कर लें, इसको नोट कर लें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। पी और क्यू दो है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। पी दुगना है क्यू से, इसका अंदर टाइम क्या हो जाएगा, जैसे अपोजिट हो जाएगा, 2:1 की जगह 1:2 हो जाएगा टाइम। और क्यू अकेला इसका जिसमें कि कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा मतलब इसमें से कितना है, जितना समय लगेगा तुम्हारे इसको निकालना है। तो क्यू अकेला इस काम को करने में, तो इसमें लिखा हुआ है अगर पी जो किसी काम को एक दिन में करेगा, इसकी एफिशिएंसी क्या थी, दुगना है क्यू से। तो पी किसी काम को एक दिन में करेगा, क्यू किसी काम को 2 दिन में करेगा। अब इसमें ये दे रखा है कि दोनों एक साथ मिलकर 22 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के 22 दिन में करते हैं। तो अगर यहाँ देखें रेशियो जो आ रहा है, दोनों एक साथ मिलकर का कितना रेशियो आ रहा है, दोनों का 3 दिन आ रहा है। 3 दिन किसके बराबर हो जाएगा, 22 दिन के बराबर हो जाएगा। तो क्यू अकेला एक दिन में कितना हो जाएगा, 22/3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद निकाला क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। तो क्यू अकेला क्योंकि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, क्यू 2 दिन में कर रहा है, एक दिन का काम हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का क्यू का किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/2, तो 22/3 और 1/2 हो जाएगा। तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 44/3। इसमें पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो 22 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा काम कितना है 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, 3 काम करेंगे, तो 22 दिन में कितना काम करेंगे 66। ओके, क्यों अकेले इस काम को करेगा, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम, तो 66 काम कितने में करेगा, 66 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में, सी ऑप्शन सही होगा, 66 दिन में करेगा। ओके, जैसे कि पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लें। क्यू दूसरा क्वेश्चन, पी कार्य को करने में क्यू से दुगना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए इतना समय लेगा। तो
P और Q, P की एफिशिएंसी कितनी है 2 और Q की 1 है, तो जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो P के एक दिन का काम 2 और Q का एक दिन का काम 1, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम तो 22 दिन में 66 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 66 हो गया। अब क्यों अकेला एक दिन में एक काम करता है तो 66 काम कितने दिन में करेगा 66 दिन में करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है। तो ये किसका है, रेशियो का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर, इसमें जो है रेशियो, जो रेशियो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है ये रेलवे में। तो इसको सॉल्व करते 3 संख्या किस रेशियो में 4:5:7 के रेशियो में, उनका योग 320 है। इसका मतलब तीनों के योग बराबर किसका हो जाएगा 320 के बराबर हो जाएगा। 16:320 1:20 निकाला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो अगर 1 यूनिट 20 के बराबर तो 4 यूनिट 80 के बराबर और 7 यूनिट 140 के बराबर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही एनटीपीसी में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक से आते हैं। कुछ केवल 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा बड़े और थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, जिसको सॉल्व करके ही जो है मेरिट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। छोटे बड़े कोई भी क्वेश्चन हो वो सभी को प्रैक्टिस करनी है, सभी को समझना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ही वहाँ जो है मेरिट 0.01 से भी वहाँ मेरिट जो है बनती है, ऊपर और नीचे होती रहती है। तो हर एक क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चाहे वो छोटे हो या चाहे बड़े हो, चाहे जीएस के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो। ठीक है, तो इस तरीके से सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक पर ध्यान से पढ़ते रहें और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश न करें। सभी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। तो 4th नंबर क्वेश्चन, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। मतलब कितने बेचा 1200 रुपए में खरीद कर 110% में बेच दिया। 1380 रुपए बेचे, मतलब 110% किसके बराबर हो गया 1380 बराबर हो गया। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी थी और उसने जो 10% लाभ पर बेच दिया। मतलब इसको हम अगर 100 के बराबर लें, 10% लाभ पर बेचा तो 100 110% में बेच दिया, तो 110% किसके बराबर हो जाएगा 1380 के। कैंसिल कर दिया। या फिर उसके बाद इसमें लेकिन ये निकालना है कि रुपए में बेची गई हो तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, यदि ये 1380 रुपए में बेची गई होती, बेची नहीं गई, बेची गई होती। क्वेश्चन पूरा पढ़ लें कि पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपए में बेची होती, 1200 रुपए में बेचा, ठीक है, 1200 रुपए में खरीदी थी और 10% लाभ पर बेची, कितने बेची 1200 इंटू 110/100, तो 1320 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ 1320 रुपए में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ 120 रुपए का लाभ हुआ। 10% बेचा तो 120 रुपए का लाभ हुआ। और 1380 रुपए में बेची होती, 1380 रुपए में अगर बेची होती तो 60 का और लाभ हो जाता। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती 60 था, और 60 पे 120, इसको निकालेंगे 5% का। कितने परसेंट की वृद्धि होती है 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहले कितना था 120 रुपए था लाभ, 1380 रुपए में बेचता, 10% में बेचा तो 120 रुपए का लाभ हुआ। अगर वो 1380 रुपए में बेचता तो 60 का और लाभ हो जाता। तो 60 ज्यादा हो गया ना, तो 60 जितना इंक्रीज हुआ वो 60
और पहले कितना 120, तो कितने रुपए का कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती, तो 60/120, 120 पे कितने प्रतिशत वृद्धि होती, 60/120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 5% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन, एक 45 सेंटीमीटर मान लीजिए एक बॉक्स है, 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा की, 5 इधर 5 इधर और इधर से 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से 5, तो 5 चारों कोनों से काटे गए, तो 5 5 10, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई दोनों में से माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 10 माइनस हुआ तो कितना हो गया 35, और 35 में से 10 माइनस हुआ तो 25, तो चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब लेंथ कितनी बची, 25 और 35, तो इसका इससे जो आयतन निकालेंगे क्या बनेगा, 35 इंटू 25 लेंथ इंटू ब्रेथ, 25 में 125, 12, 25 से 75, 10, 85 2 87, 875 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो 875 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सब में क्यूब लगेगा, स्क्वायर नहीं होगा, आयतन निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 30 क्षेत्रफल दे रखा है, ये दे रखा है कि यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती, आधार अगर x है तो ऊंचाई x + 7 हो जाती, तो इसको हम 1/2 इंटू x इंटू x + 7, इसको इससे कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा 15 = x और x + 7 हो गया। इस तरह लिख लेंगे, यहाँ सॉरी 2 और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 60, तो 60 = x, x + 7। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, यहां से हम पुट करके देख लें, 5 अगर पुट, वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, जो पॉजिटिव होगी उसको लेंगे, लेकिन अब बाकी ही ट्रायल से कर ले, यहां से रख करके, तो x की वैल्यू वो ले जो x और x + 7 ऐड करके तो मल्टीप्लाई करें तो 60 के बराबर हो। तो अगर हम यहां से एक नंबर 5 लेते हैं, अगर x 5 ले तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 5 का कितना होता है 60 होता है, इसका मतलब 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 इंटू, क्योंकि क्या लिखा मैंने 60 = x और x + 7, और यहाँ से अगर 5 पुट करें, यहाँ 5 और यहाँ 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 5 से 60 होता है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 5 मीटर होगी। ओके, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां से भी ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हम लेकर के हिट एंड ट्रायल का जो है यूज कर सकते हैं। इसका देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है और दोनों का अंतर जो है वो 50 के बराबर है, इसका मतलब 5 जो है यहाँ रेशियो जो दे रखा है 7:2,
7:2 जो रेशियो दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 7:2 अनुपात है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है और दोनों का अंतर वैसे भी दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू में कितने है? 50 है। तो 5 यूनिट जो है 50 के बराबर, तो 1 यूनिट 10 के बराबर, और यहाँ 7 यूनिट है तो ये 70 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 70 और 20, तो दोनों का गुणनफल निकालेंगे, दोनों संख्याएं होंगी 70 और 20, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ओके, तो अगर 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक मेज का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 90 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपया। और 90 मेज का क्रय मूल्य जो है 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 90 मेज का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 90 90 इंटू वन मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 90 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 60 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 मेज का क्रय मूल्य जो है 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 60 मेजों का ये 90 रुपए जो है, 90 मेजों का क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 60 मेज का 90 रुपए क्या हो जाएगा? 60 मेज का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ क्या लिया? एक मेज का, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या लिखा? एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया लिया, और तो 90 मेज का क्रय मूल्य 90 रुपया हो गया। 90 रुपया जो है वो किसके? 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 60 मेज का विक्रय मूल्य अगर 90 रुपया है तो 60 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 मेज का ही निकालें, तो 60 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया, क्योंकि एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया, 60 मेज का क्रय मूल्य 60 रुपया, और 60 मेज का विक्रय मूल्य 90 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। 90 मेज का क्रय मूल्य 90 रुपया, 60 मेज का 90 रुपए जो 60 मेज का विक्रय मूल्य होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हमने निकाला कि 60 मेज का विक्रय मूल्य और 60 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90, और 60 पेज का क्रय मूल्य 60 रुपया, और सीपी नीचे रखेंगे, कितना हो जाएगा? 30 560 इंटू 100 50%, कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको नोट कर लें। यहाँ ध्यान रखें 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? दूसरा एक और तरीका देखिए। एक तो मैंने ये बताया एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 90 मेज का क्रय मूल्य सीपी 60 मेज के एसपी के बराबर है। सीपी अपॉन एसपी, सीपी है, एसपी नीचे ले लिया, 60 90 इधर ले आएंगे। तो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो यहां से देखें प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 3, सीपी कितना है? 2, सीपी 2 नीचे हो गया, इंटू 100, 1/2 इंटू 100 कैंसिल कर दिया, 50% आ गया। इस तरीके से निकालेंगे दोनों का रेशियो निकाल करके, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 50%। इसमें जो है क्या हो जाएगा? 50% करेक्ट हो जाएगा। इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं रेशियो दोनों का निकाल करके। ओके, इसको नोट कर लें, जो भी आपको बेटर लगे वो लिख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको आप नोट करके सारे तरीके जो है मेथड जो आपको अच्छे लगे वो उसको जो आप नोट करके उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और समय समय पर आप अलग अलग मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। 9 नंबर क्वेश्चन, 12 मीटर 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। दो
12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे हैं। 12 मीटर 17 मीटर हमने ले लिया और 12 मीटर मान लो ये ले लिया, 12 और 17, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये है, वो क्या है 12 मीटर हो। ये ऐसे ये भी 12 हो जाएगी, जब ये 12 होगी तो ये भी 12 होगी। तो उनके छोरों तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी, शीर्ष छोर मतलब ये हो गया, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये निकालना है, ये 12 है तो ये भी 12, इतना 12 हो जाएगा और बाकी जो बचा वो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर वाली होगी 12। अब इतना निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये हाइपोटेनस हो गया ABC, ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालना होता तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 30। तो दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, छोरों के शीर्ष छोरे जितने हैं A और C, इनको दोनों के बीच की दूरी कितनी जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। यहां सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी, एक दीवार है 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार पर टिकी है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहां से 60 डिग्री का कोण बना रही है ABC। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, दीवार से सीढ़ी, दीवार और सीढ़ी इन दोनों के पैरों के बीच की दूरी, मतलब ये निकालना है AB निकालना है, क्या निकालना है AB आधार निकालना है। और इसमें जो है बेस परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर नहीं पता है और बेस नहीं पता है, हमको निकालना है क्या, बेस निकालना है। वैसे तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसमें हम लेंगे जिसमें कि ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस किसमें आता है, कॉस लेते हैं, अगर कॉस का रेशियो लें कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है AB है, हाइपोटेनस कितना है AC है। तो cos 60 वैल्यू होती है 1/2 और AB अपॉन 20, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 मीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A सही होगा, क्या आएगा 10 मीटर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर ले। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2 अप्रैल 2016 का, उसमें के 10% जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बताए, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे जो क्वेश्चन मैथ के करा रहे हैं वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो है केवल कॉपी में लिख करके बंद करके नहीं रखना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। और टॉपिक वाइज जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक डीपली बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जीरो से हीरो लेवल का जो सीरीज चल रही है उसमें जो है सभी बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और उसमें सभी फार्मूले कैसे सॉल्व करने हैं वो सभी बताया जा रहा है। तो आप अलग अलग सीरीज जो चल रही है वो आप देखते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।